Good morning, everyone. This is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Very good morning to all of you. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का पेपर 6 जो है जिसका कोड CC पॉल साइंस 202 है और वह पेपर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिया हुआ है यूनिट 8 के अंतर्गत, और वो है नन अलाइनमेंट। और इसमें हमको देखना है मीनिंग, फीचर्स एंड रेलिवेंस। इसका हिंदी हुआ गुट निरपेक्षता जो आंदोलन है वो, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास और उसकी प्रासंगिकता क्या है, ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है यूनिट 8 में। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि गुट निरपेक्षता क्या होती है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। साथ ही साथ गुट निरपेक्षता की विशेषता देखेंगे, उसकी अर्थ और परिभाषाओं को जानेंगे। उसके बाद हम लोग गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुए हैं उसमें उसको और प्रभावी बनाने के लिए क्या उसके प्रभावी बनाने के साधन हैं वो हम देखेंगे। उसमें नई जो प्रवृत्तियां आ गई हैं वो क्या है उसको देखेंगे, उसकी आलोचना देखेंगे, और लास्ट में हम लोग इसकी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रासंगिकता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, जिसको इंग्लिश में नन अलाइन मूवमेंट कहते हैं या नन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, तो ये क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन होने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता नन अलाइनमेंट का विशेष महत्व रहा है, और गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह एक सुविचारित अवधारणा थी, और इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की जो स्वाधीनता है उसकी रक्षा करना था एवं युद्ध की संभावनाओं को रोकना था। जो गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे जो मूल धारणा है वो मूल धारणा है कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। और आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुट निरपेक्ष होने का दावा करने लगे हैं, और 1961 में के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या जो थी वो 25 थी। वहीं आज गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की संख्या 116 से भी ज़्यादा हो गई है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसका उदय कैसे हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गया। ये सब हम लोग सभी जानते हैं। पहला जो था एक सोवियत संघ का गुट था, और दूसरा जो गुट था वो अमेरिकी राज्यों का गुट था, या अमेरिकी या यूँ कहें कि लोकतांत्रिक राज्यों का गुट था। तो दो इन गुटों में पूरा जो वर्ल्ड था वो विभाजित हो गया था। और दूसरी तरफ जो एशिया और अफ्रीका के जो नए नवोदित राष्ट्र थे, जिन्होंने बहुत दिनों की गुलामी के बाद आज़ादी पाई थी और अपना उनका स्वतंत्र अस्तित्व जो था अभी जस्ट ही सामने आया था, तो अमेरिकी गुट और एशियाई गुट इन दोनों नवोदित राष्ट्रों को तरह तरह के दबाव डालकर अपने खेमे में लाना चाहती थी और अपनी शक्ति का एक तरह से कहे तो बढ़ाने का प्रयास करती थी। इन देशों को आर्थिक लाभ या विकास के लाभ पहुंचाने के वादे के साथ वो अपने अपने गुटों में मिलाना चाहती थी। और इस तरह की होड़ जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो हुआ, जिसको शीत युद्ध भी बोलते हैं, का जो काल था, तो उसमें इस तरह के जो कार्य हैं वो जो विश्व के प्रमुख देश थे और शक्तिशाली देश थे उनके द्वारा जो है वो किया जा रहा था। और एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिम देशों की भांति गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे, और वे सोवियत साम्यवाद और अमेरिकी पूंजीवाद
दोनों को अस्वीकार करते थे। वे अपने को किसी भी वाद के साथ संबद्ध नहीं करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश जो हैं वो तीसरी शक्ति हो सकते हैं जो गुटों के विभाजन में अधिक जटिल संतुलन में परिणत करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायता मतलब कर सकते हैं। तो गुट से अलग रहने की जो नीति थी अर्थात गुट निरपेक्षतावाद जो है वो एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता रही थी और सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत भारत ने इस नीति का पालन करना शुरू किया और उसके बाद एशिया के अनेक देश जो थे इस नीति में अपनी आस्था को इसमें व्यक्त किया और जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन किया शुरू कर दिया और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, तो ये तीनों इन शक्तियों ने इस धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया है। जो थे राष्ट्रपति नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो और जवाहरलाल नेहरू। वस्तुतः शीत युद्ध के राजनीतिक ध्रुवीकरण ने गुट निरपेक्षता की समझ तैयार करने में एक उत्प्रेरक का कार्य किया है और लंबे औपनिवेशिक आधिपत्य से स्वतंत्र होने के लंबे संघर्ष के बाद किसी दूसरे आधिपत्य को स्वीकार कर लेना नवोदित राष्ट्रों के लिए एक असुविधाजनक स्थिति थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे एक ऐसी भूमिका की तलाश में थे जो उन्हें आत्मसम्मान और क्षमता के अनुरूप हो और क्षमता स्तर पर किसी भी एक राष्ट्र के लिए ऐसी स्वतंत्र भूमिका अर्जित कर पाना जो है वो एक मतलब भागीरथ का एक तरह से प्रयत्न होता और इसी संभावनाएं भी अत्यधिक संदिग्ध बनती। अतः आत्मसम्मान को ही एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका के लिए सामूहिक जो पहल ना सिर्फ वांछनीय थी अपितु आवश्यक भी थी और स्वतंत्रता और सामूहिकता कि इस मानसिकता ने गुट निरपेक्षता की वैचारिक तथा राजनीतिक नींव रखी और इस प्रक्रिया को शीत युद्ध के तात्कालिक राजनीतिक वातावरण में एक गति प्रदान किया गया। मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था और ये दोनों गुट सोवियत संघ के और अमेरिका के, तो जो सभी जो नवोदित राष्ट्र थे उसको अपने अपने खेमे में मिलाना चाहते थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो एशिया अफ्रीका के जो कुछ देश थे वो मतलब अपना स्वतंत्र आत्म सम्मान चाहते थे, इसलिए क्योंकि अभी उनकी तुरंत वो जो है वो नवोदित हुए थे, आज़ाद हुए थे और वो फिर से किसी देश के अंदर रहकर गुलामी नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए एक ऐसी नीति को अपनाया गया कि जो वो किसी भी खेमे में साथ नहीं होंगे और ना ही उनसे कोई शत्रुता होगी। उन्हें जिनका भी सहयोग की ज़रूरत होगी तो वो दोनों से सहयोग ले सकते हैं और ऐसी विचारधारा जो है एक अपनाई गई। भारत में प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू हैं, मार्शल टीटो और जो नासिर थे, तो इन तीनों मतलब प्रधानमंत्रियों के द्वारा और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वहाँ पे इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा इस नीति को मजबूत बनाया गया और किसी भी गुट में सम्मिलित ना होकर ये लोग अपना आत्मसम्मान चाहते थे, वो अपना विकास चाहते थे और वो चाहते थे कि इन दोनों देशों का सहयोग इन्हें मिले और इसलिए वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और गुट निरपेक्षता की जो एक कंसेप्ट था उसको इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लाया। अब है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था या गुट निरपेक्षता जो शब्द है उसका अर्थ और परिभाषा क्या है, उसको कैसे हम परिभाषित करें। तो गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 4 दशक से चल रही है और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश इसे व्यवहार में ला रहे हैं। फिर भी यह नहीं माना जा सकता कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी है वे सब गुट निरपेक्षता का सही अर्थ समझते हैं और इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि निरपेक्ष देश अब भी गुट निरपेक्षता से संबंधित शब्दावली के बारे में भरपूर जो है वो उन्हें भ्रांतियां हैं या फैली हुई हैं। द्वितीय कि गुट निरपेक्ष देशों
की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने के कारण गुटनिरपेक्षता के सही सही अर्थ का अभिप्राय के प्रश्न पर खासे मतभेद जो है वो पैदा हो रहे हैं। हालांकि ये मतभेद इस तरह के हैं कि इसके पक्ष में कितनी प्रमुखता दी जाए। और तीसरा यह है कि जो जहाँ गुटनिरपेक्षता का एक सर्वमान्य मंच है, तो वहाँ प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश का अपना एक व्यक्तिक अथवा क्षेत्रीय मंच भी है, जिसे सामान्य मंच से अलग अलग पहचाना जा सकता है। और मान लीजिए कि प्रत्येक गुटनिरपेक्ष देश एक ही साथ दो दो भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, विश्व स्तर पर तथा वैश्विक अथवा क्षेत्रीय स्तर पे। तो गुटनिरपेक्षता शब्द जो है जिस नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक है या परिचायक है, तो उसका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और ना यह सबसे जनक शब्द है। यह शब्द शायद जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था और वे भी इससे बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस समय के प्रकटतः एक निषेधात्मक ध्वनि है। ध्वनि इससे समझ में आती है। गुटनिरपेक्षता के अप्रतिबद्धता या असंपृक्तता या तटस्थतावाद या सकारात्मक तटस्थतावाद या सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति और शांतिपूर्ण सक्रिय सहअस्तित्व भी कहा जा सकता है। और डॉक्टर एम.एस. राजन के शब्दों में उन्होंने कहा है कि केवल अर्थजाल के द्योतक हैं और यह जो है जाल गुटनिरपेक्षता के ऐसे आलोचकों से बुना है जिन्हें या तो इसे सहानुभूति नहीं रही है और ना ही जो इससे पूरी तरह से जानकारी नहीं रही है। भले ही कभी कभी गुटनिरपेक्ष देशों के प्रवक्ता और उसके समर्थक जो हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जॉर्ज जो हैं स्वार्जरबर्ग ने गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित छह अर्थ उसके जो है मीनिंग है वो उसकी व्याख्या जो है वो की है और गुटनिरपेक्षता को इन सब से भिन्न बतलाया है। और उनके द्वारा जो बताया गया जो इसका मीनिंग है, उसमें पहला जो है वो अलगाववाद है, दूसरा अप्रतिबद्धता है, तीसरा तटस्थता है, चौथा स्थिरीकरण है और एक पक्षवाद है और असंलग्नता है। तो ये 5-6 जो है वो धारणाएं जो है वो से संबंधित जो है स्वार्जनबर्गर ने इसके बारे में गुटनिरपेक्षता के अर्थ को बताते हुए ये बताने का प्रयास किया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो अलगाववाद जो है एक ऐसी नीति का समर्थन करता है जिससे राष्ट्र राजनीति में कम से कम भाग लेकर या उससे बिल्कुल अलग रहा जाए। दूसरा अप्रतिबद्धता जो है नॉन कमिटमेंट जो है का अभिप्राय किन्हीं दो या अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ दूसरे तरह का प्रतिबद्ध ना हो। तीसरा तटस्थता मतलब न्यूट्रलिटी, एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा जो है वो राष्ट्रों में से किसी भी एक के साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देते हैं। उसके बाद है तटस्थीकरण। तो तटस्थीकरण न्यूट्रलाइजेशन जो है, अर्थात हमारा जो देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी भी जो है वो नहीं छोड़ सकता। जैसे स्विट्जरलैंड, इसी का उदाहरण एक राज्य है, राज्य का महत्वपूर्ण उदाहरण इसको कहा जा सकता है स्विट्जरलैंड को। तो उसके बाद है एक पक्षवाद जो है, यूटिलिटेरियनिज्म जो है। तो ये क्या है? तो यह सिद्धांत भी हामी है कि प्रत्येक देश जो है वो निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने के लिए उसको अपनाई जानी चाहिए और ऐसा करने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं कि नहीं। और उसके बाद जो लास्ट है
असंलग्नता, तो ये क्या है, नन इन्वॉल्वमेंट जिसको कहते हैं। तो विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष के उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देता है और यह बताता है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना है। तो इस प्रकार जो जॉर्ज जो स्वार्जनर बर्गर हैं ने अभिमत में गुट निरपेक्षता जो है वो उपयुक्त सभी धारणाओं से भिन्न है और वस्तुतः मैत्री अथवा संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की एक तरह से नीति है। और गुट निरपेक्षता का सार तत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रतिनीतियों और अभिवृत्तियों से संबंध के संदर्भ में नीति और कार्रवाई को पर्याप्त स्वतंत्र बनाए रखना तथा गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है, चाहे वह राष्ट्र जो है वो गुटबंद हो या निर्गुट हो। शीत युद्ध से प्रतिकरण ही जो है वो एक गुट निरपेक्षता का सार तत्व है और यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है वो स्थापित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। और सन 1961 में गुट निरपेक्षता के 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार को स्वीकार किया है। और जो उसमें 5 आधार स्वीकार किया है तो उसमें पहला जो आधार है कि समस्त जो जितने भी सदस्य देश हैं स्वतंत्रता की नीति पर चलता हो। दूसरा कि सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो और तीसरा सदस्य देश किसी भी सैनिक गुट के सदस्य ना हो और चौथा सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ कोई द्विपक्षीय समझौता ना किया हो और पांचवा सदस्य देश के किसी भी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनने की इजाज़त ना दी हो। तो अर्थात जो इन तीनों जो नेताओं ने गुट निरपेक्ष को जो है वो मान सकते हैं कि जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता हो, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थक हो और शक्ति या सैनिक गुट का कोई भी सदस्य ना हो और दूसरे शब्दों में एक दूसरे पर किए जाने वाले शांति समर्थक देश गुट निरपेक्षता की दर्जा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और वे विरोधी शक्ति शिविरों से खुद को दूर रखकर युद्ध की विभीषिकाओं को टाल सकते हैं या तनाव को कम कर सकते हैं। और अगर हम संक्षेप में बात करें तो गुट निरपेक्षता से अभिप्राय अपनी स्वतंत्र रीति या नीति से है और गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य या अनौचित्य को देखा जा सकता है और किसी एक गुट के साथ संबद्ध होकर उचित अथवा अनुचित का विचार किए बिना अंधानुकरण जो है या समर्थन करना ही जो है वो गुट निरपेक्षता नहीं है। तो ये थी गुट निरपेक्षता के बारे में क्यों हमने समझा और इसके बारे में समझा कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी जो परिभाषा है उसको हमने समझा। अब है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था या गुट निरपेक्षता को जो प्रोत्साहन देने वाले ऐसे कौन से कारक थे कि इस तरह के गुट को ऐसे का निर्माण किया गया। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है विश्व जो है शीत युद्ध की तरफ गया और पूरा विश्व जो है वो 2 खेमे में बट कर रह गया। एक तो साम्यवादी गुट और दूसरा लोकतांत्रिक गुट। एक तरफ सोवियत संघ था तो दूसरी तरफ अमेरिका था और ये दोनों देश अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जितने भी नवोदित राष्ट्र थे जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे उनको अपने अपने खेमे में लाना चाहते थे। उनकी आर्थिक मदद या विकास में सहयोग करते हुए उसे अपने खेमे में लाना चाह रहे थे और इस तरह से ये होड़ जो है वो जोर से चली हुई थी। और ऐसे होड़ में एक जो पॉलिसी, एक नीति जो अपनाई गई, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो तथा नासिर जो थे, उन तीनों के द्वारा, वही गुट निरपेक्षता की नीति है कि वो उसमें हम स्वतंत्र अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जो है वो अपने देश का जो है वो विकास करेंगे।
तो इसके कारण क्या थे? तो इसके कारक में जो पहला कारक है वो है कि शीत युद्ध, जो शीत युद्ध बहुत ही बड़ा कारक था इसको आगे बढ़ाने में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों में गंभीर मतभेद जो है वो प्रकट हो रहे थे और दोनों पक्षों में तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेदों को इतनी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वे परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कटु जो बानियां बोलते थे, आरोप लगाते थे, आरोपों की वर्षा करते थे। यह कहना उचित होगा कि बारूद के गोले और गोलियों से लड़े जाने वाले सशस्त्र सैनिक संघर्ष के ना होते हुए भी कागज के गोले और अखबारों से लड़ा जाने वाला एक परस्पर विरोधी राजनीतिक प्रचार का एक संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसी संग्राम को शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। और शीत युद्ध के इस वातावरण में 9 स्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने का निर्णय किया और शीत युद्ध से पृथक रहने की नीति को आगे चलकर ही गुटनिरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण थी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने के लिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका कारण था वो था कि मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो नवोदित जो राष्ट्रों के जो गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाना अपना दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि एक भावात्मक और दूसरा मनोवैज्ञानिक व्यवस्था थी कि वह जो थे यह कि केवल औपचारिक अर्थ में स्वतंत्र ना होकर बल्कि शक्तियों के प्रभुत्व का प्रभाव के अवशेषों से एकदम मुक्त प्रतीत हो रहे थे। और उन्होंने महसूस किया कि वे गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था की घोषणा करेंगे और जब तक किसी विशिष्ट प्रश्न की स्थिति के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करना पड़े, हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये एक स्थिति थी मनोवैज्ञानिक कि इसने भी गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाने के लिए विवश किया। तीसरा था कि सैनिक गुटों से पृथक रहना। सन 1945 में के पश्चात ही संसार में 2 गुटों का उदय हो चुका है। हमने इसका अध्ययन भी किया कि किस तरह से पूरा विश्व जो था वो 2 जो है परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था। और 1945 से 50 की कालावधि में एशिया तथा अफ्रीका के काफ़ी अनेक राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र हुए थे और ये सभी शोषित और गरीब देश थे और इनको संभलने के लिए एक समय जो है वो चाहते थे और इसलिए वह किसी भी गुट की राजनीति में मिलना नहीं चाहते थे और ऐसी जो चक्रव्यूह या फंसने वाली जो रास्ते थे वो उसमें नहीं जाना चाहते थे और इसलिए ये जो नीति का जो है वो शुरुआत की गई। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को बनाए रखने की अभिलाषा। जो नवोदित राष्ट्र थे वो चाहते थे कि हम अपना स्वतंत्र सह अस्तित्व बनाए रखें। अभी तो इतने सालों की गुलामी के बाद उन्हें आज़ादी मिली थी तो वो फिर से किसी भी गुट के अधीन रखना नहीं चाहते थे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहते थे और इसलिए जो है वो ये इस गुट नीति की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उसको अपनाना ही सही समझा था। नेक्स्ट जो कारण था गुटनिरपेक्ष की नीति को प्रोत्साहित करने के जो कारण थे तो वो था स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन की अभिलाषा। और नवोदित जितने भी राष्ट्र थे तो वे एशिया और अफ्रीका के जो राष्ट्र निर्गुट की नीति के माध्यम से अपने आप को स्वतंत्र शक्ति के रूप में एक स्थापित करना चाहते थे और इसलिए गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का फलस्वरूप आज के इस बड़ी शक्ति में उपग्रह मात्र की स्थिति भी नहीं थी और वे दूसरे से ये संकेत पर नाचने के लिए बाध्य हो जाते। इसलिए इन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया और उसके अंतर्गत गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया। और जो छठा जो कारण था वो था आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था? तो गुटनिरपेक्षता का एक अन्य आधार जो है वो आर्थिक है। प्रायः सभी गुटनिरपेक्ष देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और अब भी पिछड़े हुए हैं और रहन सहन काफ़ी यहाँ का नीचा है। अतः उनकी विदेश नीति का एक मुख्य जो उद्देश्य था वो संभवतः त्वरित आर्थिक विकास
को बढ़ावा देना था, परंतु इसके लिए ना तो उनके पास कोई पूंजी थी और ना तकनीकी कौशल। अतः उन्होंने अपनी वैदेशिक नीतियों को ऐसा मोड़ दिया कि उन्हें जो चीज़ें कोई शर्त रखे बगैर मिल सकती थी, मिल जाए और मिल सकती थी जाए, क्योंकि उन्हें वो ज़रूरत थी। तो यहाँ पर किसी भी गुट में सम्मिलित ना होने का जो मार्ग था वो सबसे अच्छा लगा, और उसे साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो जाएं तो उन्हें एक से अधिक स्रोतों से सहायता मांगने की अपेक्षा स्वतंत्रता से वंचित होना भी पड़ सकता है। और इसलिए जो है आर्थिक कारण की वजह से भी गुट निरपेक्षता की जो नीति थी इसको अपनाया गया। अब है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति है, चूँकि हम जानते हैं कि इसके सम्मेलन जो है हमेशा होते हैं और बहुत सारे सम्मेलन हुए, या चाहे वो बेलग्रेड में हुए हो, पहला सम्मेलन हुआ था जब ये बना, उसके बाद काहिरा में हुआ, लुसाका में हुआ, ज़ाम्बिया में जो है, उसके बाद कोलंबो, हवाना, नई दिल्ली, हरारे, जकार्ता, बहुत सारे, डरबन, ये जितने भी हैं गुट निरपेक्ष देश के जो सम्मेलन जो है वो उसमें हुआ। और 13वां शिखर सम्मेलन भी जो है 2003 में हुआ, 25 से 24 फरवरी को यह शिखर हुआ, और कुआलालंपुरम में मलेशिया में यह संपन्न हुआ था। और गुट निरपेक्ष अगर नीति है, इन सम्मेलनों के माध्यम से ये जितने भी राष्ट्र हैं, नैम के जो सदस्य राष्ट्र हैं, वो आपसी सहयोग और को अपनाते हुए एक दूसरे देश को विकसित करने का प्रयास करते हैं और वहाँ के सांस्कृतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास में हेल्प करते हैं। और इसका शिखर सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष जो है वो प्रत्येक 4 वर्ष जो है वो उसके बाद होता है। और इसमें जो है शिखर सम्मेलन 4 वर्ष नहीं, प्रत्येक वर्ष इसका शिखर सम्मेलन जो है वो होता है। और इसमें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो अस्थाई स्थापना नहीं की गई है, गुट निरपेक्ष देश जो हैं वो समन्वय स्थापित करते हैं, और गुट निरपेक्ष देश का जो सम्मेलन है वो हमेशा होता रहता है। और इन सम्मेलनों के माध्यम से जो शिखर सम्मेलन जो होता है वो उनके माध्यम से जो भी जो विकास है वो करने का प्रयास किया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो हर 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में इसके सम्मेलन होते रहते हैं, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जाता रहा है। अब हम देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, या गुट निरपेक्षता की नीति जो अपनाई गई है उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इससे क्या मिला, ये नीति अपनाकर जो राष्ट्र इसके अंतर्गत आए हैं उनको क्या मिला। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और विश्वव्यापी बन चुका है, और इसका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। और बेलग्रेड जो पहला सम्मेलन हुआ था यूगोस्लाविया में, प्रथम शिखर सम्मेलन जिसमें 25 देश ने भाग लिया था, 2003 मलेशिया में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन के बाद आंदोलन के सदस्यों की संख्या 116 हो गई, और इसकी जो सदस्य संख्या है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी के साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र तथा कार्यक्रमों पर भी काफ़ी विस्तार हुआ है। और इसके विस्तार के कारण से, उदाहरण के लिए अगर हरारे का 1986 का शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया था, और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने के लिए पर भी बल दिया गया था। और 1989 में बेलग्रेड में दूसरी बार जब आयोजित शिखर सम्मेलन जब हुआ, उसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में विश्व की बढ़ती चिंता की ओर विशेष जो है वो विचारणीय विषय रखा गया था। और ओजोन परत, परमाणु सृजन, बड़े पैमाने पर वनों का काटा जाना और इसके फलस्वरूप मिट्टी का कटाव आदि विषय जो है वो विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। और संक्षेप में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख जो उपलब्धियां थी वो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन उपलब्धियों में जो पहली उपलब्धि है कि गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मतलब गुट निरपेक्षता एक नई संकल्पना है, और प्रारंभ में दृष्टिकोण देशों को जो ये गुट निरपेक्ष जो देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा था कि अन्य राष्ट्र को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में मान्यता दी गई थी। और मान्यता कैसे दिलाई जाए, तो शुरू में दोनों गुटों
ने गुटनिरपेक्ष द्वारा राष्ट्रों पर अविश्वास किया और पश्चिमी गुट को की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक किया। और सच्ची बात यह है कि गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके थे और दोनों ही यह मानते थे कि युद्धोत्तर विश्व में किसी भी समय के सामने किसी भी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया था कि वह उनसे किसी न किसी एक के साथ गुट में चले जाएं, शामिल हो जाएं। और उनका यह विश्वास था कि गुट निरपेक्षता एक ढोंग है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और फलतः दोनों ही गुट यह समझने लगे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष हैं वे वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट से के साथ बढ़ा हुआ, मतलब गुट निरपेक्षता की तो नीति अपना रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों गुटों में से किसी एक गुट के साथ उसका मतलब एक रिलेशन है। तो इसलिए जो है वो गुट निरपेक्षता के द्वारा जो है वो जो गुटों को मान्यता जो है वो दी गई। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धियां थी कि विश्व राजनीति में संघर्ष को टालना। तो गुट निरपेक्षता की दूसरी जो संभव उपलब्धि रही है कि इसके द्वारा इसके प्रभाव से विश्व के जो विकट संघर्ष टल गए और उनकी तीव्रता में भी कमी आई है। फिर भी उनका समाधान हो गया और विशेषतः तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं छिड़ा। और इसकी संभावना के बारे में 1950 में ही शुरू में होने वाले दशक के मध्य में सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर चिंता की संभावना के बारे में 1950 से शुरू होने वाले दशक में के मध्य से सरकारी तथा गैर सरकारी स्तरों पर चिंता व्यक्त किया गया था। तो इस तरह से विश्व राजनीति में जो संघर्ष था उसको कम करने में इस गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसकी उपलब्धि थी कि शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणत होने से रोकना। इसने शीत युद्ध को गुट निरपेक्षता की जो पॉलिसी थी, इसने जो कोल्ड वार था, शीत युद्ध था, उसको एक सशस्त्र युद्ध में परिवर्तन होने से रोक दिया। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ और फिर उसके बाद जो परिस्थितियां थी, इन्वायरमेंट थी है देश विश्व राजनीति की, तो उसमें भी एक ऐसा लगता था कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो जाएगा। लेकिन इस गुट निरपेक्षता की नीति ने उस बड़े युद्ध को रोकने में अपनी जो है वो बहुत ही अहम भूमिका जो निभाई थी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका उपलब्धि है कि शीत युद्ध के दितांत की स्थिति में लाना। तो शीत युद्ध को दितांत अथवा तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय भी जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन को ही जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धि है कि निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। तो निशस्त्रीकरण और अस्त्र के नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुट निरपेक्ष देशों की जो भूमिका निभाई है उसमें उन्हें एक कदम सफलता भी नहीं मिली। फिर भी उसमें लोगों को यह नहीं भूलने दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए सारी जो चर्चा है के सामने अस्त्र शस्त्र और बड़े अस्त्र को बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। और गुट निरपेक्ष भारत को यह देखकर संतोष हुआ कि उसने अप्रैल 1954 में न्यूक्लियर शास्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के जो प्रस्ताव रखे गए थे उसको 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के रूप में फलीभूत हुआ। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि आंदोलन ने शांति का मार्ग प्रशस्त किया और मानव प्रतिष्ठा और समानता का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से निशस्त्रीकरण, युद्ध ही नहीं हुआ तो शस्त्र बनेंगे नहीं, कम होंगे, अगर हैं भी तो उपयोग उतने नहीं होंगे। तो शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण दोनों पर इस जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जो अपनी राष्ट्रीय एकीकृत जो राष्ट्र की प्रकृति के अनुरूप जो है विकास के प्रतिमान। गुट निरपेक्ष देश अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों में से एक यह भी उपलब्धि है कि उन्होंने अमेरिका और सोवियत रूस के आदर्श अपने ऊपर थोपे जाने का विरोध किया और अपनी राष्ट्रीय प्रकृति के अनुसार विकास के अपने राष्ट्रीय सांचे और पद्धतियों का आविष्कार किया। और इस तरह भारत ने अपने लिए लोकतांत्रिक समाजवादी ढांचे का आविष्कार किया और अरब राष्ट्रों ने अरब समाजवाद
के रूप को अपनाया। नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धियां हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना। तो गुटनिरपेक्ष की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ दृष्टियों से हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी है। और एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरा शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम करने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी है जिसमें छोटे राज्य बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण कर सके। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका के महत्व को बढ़ा दिया है, और जिसमें सभी सदस्य बराबर प्रतिनिधित्व जो है वो होता है, और सुरक्षा परिषद की भूमिका का महत्व भी कम हो जाता है। और इसकी सदस्य जो है वो समिति और असमानता पर आधारित है। हालांकि इसकी मूल संकल्पना में विश्व संगठन की सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में की गई है। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में, विकास में भी इसका जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके बाद जो अगला इसका उपलब्धि है कि विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक आर्थिक सहयोग की बुनियाद। जितने भी विकासशील राष्ट्र थे, मध्य आर्थिक जो सहयोग की बुनियाद रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली। और कोलंबियो शिखर सम्मेलन में तो एक आर्थिक घोषणा पत्र को भी स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग हो और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किए जाएं। गुटनिरपेक्षता आर्थिक सहयोग का एक संयुक्त मोर्चा है, और यह तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में सहयोग का प्रतीक है। साउथ साउथ संवाद और का भी आह्वान गुटनिरपेक्ष देशों के मंच से ही जो है वो किया गया है या संभव हो सका है। अगली जो इसकी उपलब्धियां है वो है कि नए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की संभावनाओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। और काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधरे व्यापार संबंधों पर दिया गया। और लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प लिया। और अल्जीरियस गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए और जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विमर्श किए जाएं। और अल्जीरियस आह्वान अनसुना नहीं रहा, और असल में तो गुटनिरपेक्ष देशों की इसी पहल के क्रियान्वयन के लिए 1974 में आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का छठा विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई और एक कार्यवाही योजना के ऐतिहासिक प्रस्ताव को भी पारित किया गया है। तो ये सारे इसकी जो थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां थी। अब हम देखते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है या गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसकी विफलताएं क्या हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं, उसकी आलोचना क्या है। तो इसकी जो सबसे आलोचकों के द्वारा इसकी बहुत सारी आलोचना की गई है, जिसमें पहली जो आलोचना की गई है कि यह जो है अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति इसको कहा गया है। तो पश्चिमी जो आलोचक हैं उनके अनुसार गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद या काम निकालने वाली नीति होकर रह गई है कि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन हैं और साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वे जो हैं दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं। और यह है कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ को प्राप्त करना है और जिसका
पर लाभारी है, जिस राष्ट्र का उसको उसी ओर मिल जाना है। तो इस तरह से इसको एक अवसरवादी और काम निकालने वाली नीति कहकर भी पश्चिमी आलोचकों के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। एक विचारक है डॉक्टर एम.एस. राजन, इसकी आलोचना का उत्तर देते हुए लिखा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, परंतु उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, जिससे अधिक नहीं। फिर भी क्या पाकिस्तान और वहाँ के नेताओं पर पश्चिमी गुट के साथ बंध जाने के सिलसिले में अवसरवाद का आरोप नहीं लगाया जा सकता? तो ये सवाल जो है डॉक्टर एम.एस. राजन ने भी की है। दूसरा जो इसकी कमजोरियां या विफलताएं हैं वो है कि सिद्धांत उपयुक्त किंतु अव्यावहारिक है नीति है। आलोचक के अनुसार यह नीति जो है सिद्धांततः जितनी उपयुक्त है व्यवहारतः उतनी उपयुक्त नहीं है और भिन्न है, और सिद्धांततः इसमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, व्यवहार में यह कई तरह से विफल है। अतः यह कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्र की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। व्यवहार के धरातल पर इसके बहुत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इसके दायित्व को वस्तुतः निभाया नहीं है। और उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप की एक आलोचना यह भी है कि व्यवहारतः गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का काम किया है। और क्यूबा के आलोचक यह कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त राज्य गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलता रहा है। तो इस तरह से इसकी आलोचना जो है वो लोगों के द्वारा की गई। और इसकी भी के आंसर में डॉक्टर एम.एस. राजन ने लिखा है कि अभी तक कोई भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र साम्यवादी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ है, और दूसरी ओर एक साम्यवादी राष्ट्र यूगोस्लाविया साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुटनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया है। यहाँ कुछ मामलों में गुटनिरपेक्ष देशों ने साम्यवादी शिविर के देशों का समर्थन किया, वहीं उन्हीं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अन्य अवसरों पर उन्हीं देशों की आलोचना की है, जैसे कि हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्रवाई की जो 1956 में हुई उसमें की गई, चेकोस्लोवाकिया जो 1968 के मामले में अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने सोवियत संघ की आलोचना भी की है। इसके बाद तीसरी जो आलोचना की गई है कि बाह्य सहायता पर निर्भर। गुटनिरपेक्ष देशों की एक विफलता यह भी बताई जाती है कि बाहरी आर्थिक और रक्षा सहायता पर बेहद निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करने की स्थिति में हैं। इसलिए इन्होंने इतनी भारी आर्थिक और रक्षा सहायता लेने का रास्ता निकाल लिया है, जो आज अपने सहज और सामान्य कार्य निर्वहन के लिए सहायता पर आश्रित हो गए हैं। और आलोचकों ने यह तर्क दिया है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य रूप में मानकर चलती है, और यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की आर्थिक सहायता देने में अन्य के समूहों पर आश्रित हो, तो इसका मतलब है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता को गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया गया है। और इस तरह से डॉक्टर एस.एन. राजन ने कहा है कि किसी भी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों के बराबर बड़े परिमाण में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त करते हुए है। और यह बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उसकी गुटनिरपेक्षता बार बार जो की त्यों बनी रहे। अगली जो इसकी आलोचना की गई है, गुटनिरपेक्षता की रीति किसी तरह की सुरक्षा का साधन नहीं है। तो आलोचकों का यह मानना है कि निरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं। यदि वे अत्यंत विशाल रक्षा व्यवस्था रखेंगे तो किस तरह से जो है वो गुटनिरपेक्षता को सुरक्षित किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट जो आलोचना की गई है कि यह नीति संकुचित है और विदेश नीति का इतना क्षेत्र व्यापक है कि गुटनिरपेक्षता की नीति में बांधा नहीं जा सकता, और गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटनिरपेक्ष से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में नहीं है। तो इस तरह इसकी आलोचना की गई है।
नेक्स्ट जो है राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति। कुछ आलोचकों ने इसे ऊर्ध्वमूल नीति भी कहा है। ऐसी नीति जिसकी जड़ें ऊपर हैं या नीचे नहीं है और अपने देश में नहीं है। राष्ट्रहित उसके केंद्र में न होकर उससे राष्ट्रहित होकर, यह अलग बात है। उसके केंद्र में नेतागिरी की भावना रही है और मोर का नाच पाँव कितने भी कमज़ोर हो जाएं, गंदे हो जाएं, लेकिन पंख फैलाकर ही नाचेगा। नाच होना चाहिए। दुनिया में मंचों पर नेतागिरी जो है वो करने के लिए यह जो है मंच बनाया गया है और ऐसे आलोचकों के द्वारा जो है वो इसकी आलोचना की जाती है। अगली जो इसकी आलोचना की गई है कि यह नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में उल्लिखित परिवर्तन जो है वो नहीं करता। इसके बाद एक और जो आलोचना की गई है कि गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है। कुछ आलोचकों ने इसे नई विश्व व्यवस्था का जिसमें शक्ति नहीं सद्भावना नियामक तत्व है तो निर्माण करना तो दूर एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने आप में ही बिखरा हुआ लगता है और इस तरह से इसकी आलोचना की गई है। नेक्स्ट इसकी आलोचना की गई है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है और इस कारण भी जो है इसकी जो आलोचना की गई है। और इसके बाद एक और आलोचना की गुटनिरपेक्षता एक मूल्य रहित या पैंतरा मात्र है। तो आलोचकों का कहना है कि युद्ध या संकट के समय गुटनिरपेक्ष देश अकेला रह जाता है, जैसे कि चीन आक्रमण के समय भारत रह गया था। और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग इतना कुटिल है कि गुटनिरपेक्षता का मामला जपते हुए भी राष्ट्रों ने अंदर ही अंदर गुटों के हाथ मिलाने की कोशिश की और 1971 में संपन्न भारत सोवियत संधि इसी का परिणाम देखने है और मिस्र सोवियत और इराक सोवियत संधियों में भी इसी धड़े को संपन्न किया है और इस तरह से सैन्य परामर्श और सैन्य सहायता से स्पष्ट प्रावधान इन संधियों में थे। तो इस तरह से इन आधारों पर गुटनिरपेक्षता का जो की नीति है उसकी आलोचना की गई है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो नए प्रवृत्तियां जो आ रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो न्यू ट्रेंड्स क्या हैं गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत। तो गुटनिरपेक्षता की नीति जो है के साथ अधिकाधिक सक्रिय, गतिशील या व्यवहारिक बनती जा रही है और प्रारंभ में इस नीति में नैतिक और आदर्शवाद का बहुत ज़्यादा अंश था, लेकिन गुटनिरपेक्षता अब यह अच्छी तरह समझने लगे हैं गुटनिरपेक्ष देश अब यह अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि कोई भी नीति तभी सार्थक हो सकती है या उपायदेय हो सकती है जब उसे यथार्थवाद के धरातल पर उतारा जाए। और इस दृष्टि से गुटनिरपेक्षता की नीति गतिशील प्रवृत्तियां जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला, गुटनिरपेक्षता की नीति अपने पुराने स्वरूप से इसलिए भिन्न है क्योंकि गतिशील है कि अब गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत यह बात जो है वो बात संभव नहीं मानी जा सकती और यदि किसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने सोवियत संघ, चीन अथवा अमेरिका के साथ विशेष संबंध हैं तो भी वह जो है इस संदर्भ में और अधिक स्वतंत्र राष्ट्र विदेश नीति का अनुसरण करता है तो उसे गुटनिरपेक्षता माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे नए ट्रेंड्स जो हैं इसके अंतर्गत हमें आजकल दिखाई देते हैं। और अगर गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता की बात करें तो आज जो है इसकी प्रासंगिकता गुटनिरपेक्षता की बहुत सारी प्रासंगिकता है, चाहे नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पुनर्जोर करने की मांग करना, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालना, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देना, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की जो दादागिरी है उसका विरोध करना और विकासशील तथा विकसित जो उत्तर दक्षिण संवाद है देशों के बीच जो है वो सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालना और अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुट देश जैसे ओपेक के जो जितने भी देश हैं को इस बात के लिए तैयार करना कि वे अपना अधिशेष पश्चिमी देशों के बैंकों में जमा करने के बजाय विकासशील देशों में विकासात्मक उद्देश्य से इसका उपयोग करें। नेक्स्ट जो है कि औपनिवेशिकवाद जो शोषण का है विरोध किया जाना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डाला जाए ताकि बड़े स्वतंत्र प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए राजी हो सके और उनके वीटो परिषद
की सदस्यता में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सके और या महासभा को अधिकार मिल सके। तो इस तरह से हम देखते हैं तो आज के वर्तमान परिवेश में जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसका बहुत ही उसकी प्रासंगिकता है। और संक्षेप में अगर हम कहें तो विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने की दिशा में यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। और विशेषकर ऐसे में जबकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इसके सामने राजनीतिक उद्देश्य नहीं रह गया है, क्योंकि यह एक शीत युद्ध के टाइम पीरियड में इसको बनाया गया और इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि इन सब क्षेत्रों में वर्क किया जाए। और गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो विश्व राजनीति में राष्ट्र के लिए एक नए विकल्प के रूप में एक निश्चित एवं स्थायी रूप धारण कर चुकी है। और इससे विशेषतः राष्ट्र समाज के छोटे छोटे अपेक्षाकृत कमजोर सदस्यों के संदर्भ में राष्ट्रों की स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखने में योगदान दिया है। और इसने विश्व के पूर्ण ध्रुवीकरण को रोककर विचारात्मक या शिविरों से विस्तार को तथा प्रभाव को संयत करके तथा गुटों के अंदर भी स्वतंत्रता की शक्तियों को प्रोत्साहन देकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में उसने बढ़ावा देने के में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर बहुत से कल्याणकारी क्षेत्रों में जैसे कि उपनिवेशवाद को स्वतंत्र कराने में, प्रजातीय समता का साकार करने में, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 देश निर्गुट जो देश हैं गुटनिरपेक्ष के दायरे में आ चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न मंचों से गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को विश्व शांति उपनिवेशवाद के अंत, परमाणु अस्त्रों पर रोक, निशस्त्रीकरण, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण आदि विषयों पर संगठित रूप से कार्रवाई करने के लिए की है और सफलता भी हासिल की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र मानकर नैम जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व की पुकार की भूमिका निर्वाह कर सकती है। और इसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि महाशक्तियाँ तीसरे दुनिया के देशों के लिए घातक हथियारों का जमावा जो है वो ना करे। और इस तरह से अगर हम देखें तो 21वीं शताब्दी जो है वो आर्थिक युद्ध की होगी और आर्थिक युद्ध से राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं प्रतिस्पर्धा कर लेंगे और इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और हितों को खतरा ही पहुंचेगा। और इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने तथा दक्षिण दक्षिण सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन और G77 को एक होकर काम करने की आवश्यकता है। तभी जो है यह गुटनिरपेक्षता जो नीति है इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, विश्व में शांति स्थापित हो सकेगी और निशस्त्रीकरण जो है बड़े राष्ट्रों के निशस्त्रीकरण और जो शस्त्र नियंत्रण है, शस्त्रों का नियंत्रण किया जा सकता है। और इस तरह से एक कल्याणकारी मानव जो समुदाय है, मानव जो हित है उसकी रक्षा में जो ये नीति है, ये पॉलिसी अपनाकर जो है वो और भी जो पिछड़े देश हैं उनके विकास में इससे सहायता मिल सकती है। तो ये था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें हमने जाना कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, क्यों इस नीति को अपनाई गई, इसका अर्थ और इसकी अर्थ क्या थी, परिभाषाएं क्या थी, किसके द्वारा इसको बनाया गया, इस गुटनिरपेक्षता की नीति को लाया गया। उसके बाद हमने देखा कि इसके उदय के क्या कारण थे। इसके बाद हमने देखा कि इसकी जो क्या विशेषताएं हैं और उसके बाद हमने देखी कि इसमें कमियां कमजोरियां, इसकी जो अनुपलब्धियां थी वो क्या थी। और साथ ही साथ हमने फिर देखा कि रिसेंट ट्रेंड्स के अंतर्गत इसमें क्या उभरती हुई चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या कोई अच्छी चीज़ें हैं। और लास्ट में हमने इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता को देखा कि क्यों यह विश्व व्यवस्था के लिए आवश्यक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो, चूँकि यह चैप्टर बहुत बड़ा था, हमें संक्षिप्त में इसको आपको बताया है।
जब रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी तो फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।